डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है यूनिट नंबर 4 फिजिक्स की 9th क्लास, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसकी एक्सरसाइज जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है टू ओपन अ डोर, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक दरवाजे को खोलने के लिए हॉरिजॉन्टल पर 15 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। और कौन सा एंगल बनाती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखें, इसके एक डायग्राम मैंने बनाई है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पर ये फोर्स है F, जो कि इस एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके दो कंपोनेंट्स, एक जो हॉरिजॉन्टल के अलांग है Fx, और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है Fy, जो कि अलांग y एक्सिस है। ये दोनों हमने फाइंड करनी है। तो देखें, गिवन में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 न्यूटन है, और जो एंगल है वो है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा 30 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और वर्टिकल कंपोनेंट Fy। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। वैसे तो हमने सीखा हुआ है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड किया जाता है, उनका फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फार्मूला है वो क्या है, Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। Fx इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं, F15 है मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 जो होता है वो 0.866 होता है। तो 0.866 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.99। राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो 99 को हम 0 में चेंज करते हैं इस 9 को, तो ये 2 से क्या बन जाएगा 3, तो 13 न्यूटन Fx की वैल्यू आएगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 13 न्यूटन होगा। अब चलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पे, और वो है Fy। Fy इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, F साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा में साइन 30 हमने लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू है 0.5। 0.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fy जो होगा वो 7.5 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह एक जो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 15 डिग्री था, हॉरिजॉन्टल के अलांग एक्ट कर रही थी, 30 डिग्री का एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल पर, उसके जो हमने दोनों कंपोनेंट्स हैं Fx और Fy को फाइंड कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। अ बोल्ट ऑन अ कार इंजन नीड्स टू बी टाइटन विद अ टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर। एक कार है और उसका हमारे पास इंजन है, उस पर एक बोल्ट है, उसको टाइट करना है, हमने उसको कसना है। तो उसके लिए जो टार्क चाहिए उसकी जो वैल्यू है वो 40 न्यूटन मीटर है। यू सी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंज। आप एक 25 सेंटीमीटर लंबे रेंज को देखते हैं, एंड पुल ऑन द रेंज परपेंडिकुलर। और आप इस रेंज पर क्या करते हैं, आप इसको धकेलते हैं, इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हाउ मच फोर्स डू यू हैव टू एक्सर्ट। अब आपने उस नट को टाइट करने के लिए उस रेंच पर कितनी फोर्स लगानी होगी, वो फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें, गिवन में टार्क दिया हुआ है 40 न्यूटन मीटर, ये टार्क, और जो लंबाई है रेंच की, और जिधर से आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो ये टोटल उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट आर्म हो जाएगा। यानी कि जिधर से आपने रेंच पर फोर्स लगाई हुई है और जिधर रेंच जो है वो उसके अंदर नट आपने कसा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो वहां पर मूवमेंट आर्म होगा, वो 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया हुआ है मीटर में, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 किया तो 0.25 मीटर है। फाइंड करनी है फोर्स, कितनी फोर्स से आप उस नट को टाइट करेंगे। तो एज यू नो दैट यहाँ पर टार्क वाला ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये टा है, ग्रीक लेटर है टा, इसको यूज करते हैं टार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टा इक्वल होगा F मल्टीप्लाइड बाई डी। F फाइंड करना है तो F इज इक्वल टू, ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मूवमेंट आर्म यहाँ पर आकर टा से डिवाइड हो जाएगा, टा डिवाइड बाई डी। वैल्यूज पुट करें तो टार्क है 40, डी है 0.25,
40 और पॉइंट खत्म किया तो 100, 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25, 25 1 is 25, 25 4s are 100, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 40 जो है 160 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 160 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करनी पड़ेगी उस नट को टाइट करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सना whose mass is 43 kilograms sits 1.8 meter from the center of a सीसा। एक सीसा है, ये उसका सेंटर है, और एक बच्ची है जिसका नाम है सना। वो इस सीसा के एक साइड पर बैठती है। सना की जो मैस है वो 43 किलोग्राम है और कितने दूर बैठती है तो सेंटर से 1.8 मीटर ये दूर यहाँ पर बैठती है। फैज एक और बच्चा है whose mass is 52 kilograms wants to balance सना। फैज जो है जिसकी मैस m2 हम लेंगे वो दूसरी साइड पे सीसा के बैठना चाहता है और इस तरह बैठना चाहता है कि वो सना को बैलेंस कर सके, उसको तवाज़ुन पहुंचा सके। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा शुड फैज सिट। तो अब बैलेंस कंडीशन में सीसा को लाने के लिए फैज को सेंटर से कितना दूर बैठना पड़ेगा, तो उसका हमने सेंटर से फासला मालूम करना है। तो देखें ये जरा डायग्राम को पहले समझते हैं। ये हमारे पास एक सीसा है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर सना बैठी हुई है और उसकी मैस है m1 जो कि है 48 किलोग्राम। इसका सेंटर से जो फासला है वो d1 है और वो 1.8 मीटर है। फैज है उसको हम यहाँ पर बैठाते हैं कोई भी पॉइंट लेकर और उसकी मैस है m2 जो कि 52 किलोग्राम है। तो सेंटर से इस पॉइंट तक उसका जो डिस्टेंस है d2 वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन d2 के नीचे लगा दिया कि हमने फाइंड करना है। गिवन में मैस ऑफ सना, सना की जो मैस है m1 से जाहिर करेंगे इसको 43 किलोग्राम है। सना का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सना फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो d1 ले लेते हैं और वो है 1.8 मीटर। मैस ऑफ फैज, फैज की जो मैस है वो 52 किलोग्राम है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ फैज फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फैज का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो कि है d2 यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे हम। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है, कोई भी बॉडी उसका इक्विलिब्रियम में हो जाती है जब जो उस पर लगने वाला जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। अब सना यहाँ से नीचे आएगी, जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी वो कौन सा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये जब ये नीचे आएगा तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये कौन सा टॉर्क होगा, ये वाला क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो जब बैलेंस कंडीशन में होगा सीसा तो ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया इसको सिंपल फॉर्म में, टा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो सना पैदा कर रही है, तो उसका जो वेट है वो है टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो अब फोर्स जो है वो यहाँ पर कौन सी लग रही है, वो सना का वेट है। फोर्स का हमने वेट लिख दिया W1 मल्टीप्लाइड बाय d1। इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पे वो फैज प्रोड्यूस करवा रहा है तो वो होगा W2 मल्टीप्लाइड बाय d2। तो d2 फाइंड करना है, d2 को यदि छोड़ देंगे W2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर W2 डिवाइड हो जाएगा। अब W की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, W किसके इक्वल होता है, mg के। तो W1 है तो m1g मल्टीप्लाइड बाय d1, W2 है m2g, वैल्यूज पुट करेंगे, m1 है 43 मल्टीप्लाइड बाय g है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय d1 की वैल्यू है 1.8, m2 52 है मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 752.58.2 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 509.6, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.48 मीटर आएगा। 48 को राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर क्या है, तो ये वो डिस्टेंस है जो कि सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक है जिधर फैज बैठेगा। तभी ये सीसा जो है वो बैलेंस हो जाएगा और फैज जो है वो सना को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ये है 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 kids are weighing 300 Newton and 350 Newton are sitting at the ends of 6 meter long सीसा। हमारे पास एक 6 मीटर लंबा सीसा है और ये इसका सेंटर है। इस पर 2 किड्स हैं, एक का वेट है W1 और उसको हम क्या देते हैं 300 न्यूटन, और दूसरे का वेट है W2 और उसको हम क्या देते हैं
350 न्यूटन। द सीसा इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। सीसा जो है ये इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पिवटेड एट सेंटर के सेंटर पर ये इसकी तनसीब की गई है। तो आधा हिस्सा एक साइड पे आ जाता है 3 मीटर और आधा हिस्सा इसका 3 मीटर दूसरी साइड पे आ जाता है। टोटल लेंथ इसकी 6 मीटर है। वेयर वुड द थर्ड किड सिट, तीसरे बच्चे को कहां पर बैठाया जाए, सो दैट द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बिल्कुल सीधा हो जाए। तीसरे बच्चे को हम कहां पर बिठाएं। द वेट ऑफ थर्ड किड इज 250 न्यूटन, तीसरे बच्चे का जो वेट है वो 250 न्यूटन है। तो देखें हम तीसरे बच्चे को यहाँ पर बिठाते हैं और इसका इस पिवट से जो सेंट्रल पोजीशन है सीसा की, इससे इसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है और वो डिस्टेंस बताएगा कि इस तीसरे बच्चे को कहां पर बिठाएंगे कि ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो गिवन में W1 है 300 न्यूटन, W2 जो है वो 350 न्यूटन है, D1 जो W1 का पिवट से फासला है वो 3 मीटर है, D2 जो दूसरे बच्चे का पिवट से फासला है वो भी 3 मीटर है, क्योंकि सेंटर में है पिवट और टोटल 6 मीटर लंबाई है तो 3 मीटर एक साइड पे है, 3 मीटर दूसरी साइड पे। W3 जो तीसरा बच्चा बिठाएंगे उसका जो वजन है वो 250 न्यूटन है और इस W3 तीसरे बच्चे का जो हमने सेंट्रल से फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है वो D3 है और वो हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, तो ये फाइंड करने के लिए हमें जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, द सम ऑफ ऑल द टार्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0, समेशन टा इज इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो टा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टा क्लॉकवाइज, यानी ये जो दोनों बच्चे हैं ये नीचे की तरफ सीसा को लाएंगे तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा और ये जब नीचे आएगा उस वक्त जो क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो टार्क पैदा होगा एंटी क्लॉकवाइज ये इन दोनों बच्चों की वजह से होगा W1 और W3, तो टा 1 प्लस टा 3 और ये किसके इक्वल होगा, टा 2 के इक्वल होगा। टा 1 किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है W1 मल्टीप्लाई बाई D1, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर क्या है, बच्चे का वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो W1 मल्टीप्लाई बाई D1, D1 क्या है, वो में टार्म है, पिवट से उस बच्चे का फासला, प्लस W3 मल्टीप्लाइड बाई D3, ये टा 3 है, इज इक्वल टू टा 2 के लिए W2 मल्टीप्लाइड बाई D2। फाइंड क्या करना है, W3 मल्टीप्लाइड बाई D3 में से D3 फाइंड करना है। इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, इधर आकर W2 मल्टीप्लाइड बाई D2 और ये वाला आकर इसमें से माइनस होगा W1 मल्टीप्लाइड बाई D1। W3 भी हमारे पास है, ये D3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो D3 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाई D2 माइनस W1 D1 डिवाइडेड बाई W3। जस्ट हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। W2 जो है 350 है मल्टीप्लाइड बाई D2 जो है वो 3 है, माइनस W1 300 है मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई W3 जो तीसरे बच्चे का वेट है वो है 250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1050 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा डिवाइडेड बाई 250। 1050 में से 900 माइनस किया 150 डिवाइडेड बाई 250, इसको इससे डिवाइड किया 0.6 मीटर। ये जो 0.6 मीटर यानी कि D3 है ये क्या है, तो ये वो फासला है जहां पर हम बच्चे को पिवट से इतने फासले पर बैठाएंगे तो वो जो शीशा होगा वो बैलेंस पोजीशन पे आएगा। तो लिखेंगे सो थर्ड किड शुड सिट 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सीसा टू बैलेंस। तीसरे बच्चे को सेंटर से सीसा के सेंटर से 0.6 मीटर के फासले पर होना चाहिए, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर होना चाहिए ताकि सीसा क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए। न्यूमेरिकल पे आते हैं। 2 चिल्ड्रन पुश ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डोर ड्यूरिंग प्ले। 2 बच्चे हैं वो खेल के दौरान एक दरवाजे की अपोजिट साइड्स को, एक दूसरी तरफ दूसरा पहले की तरफ एक डोर को धकेलते हैं। बोथ पुश हॉरिजॉन्टली, बोथ पुश हॉरिजॉन्टली, दोनों ही हॉरिजॉन्टली जो है वो उसको पुश करते हैं परपेंडिकुलर टू द डोर, और डोर के वो परपेंडिकुलर होता है।
वन चाइल्ड पुशेस विद a force of 20 न्यूटन at a distance of 0.60 मीटर फ्रॉम द hinge। एक बच्चा जो है वो फोर्स लगाता है 20 न्यूटन की दरवाजे पर, और कितने फासले से लगाता है, कब्जों से उसका जो फासला होता है वो 0.60 मीटर होता है। एंड द सेकंड चाइल्ड पुशेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.50 मीटर, और दूसरा जो पुश लगाता है कब्जों से उसका जो फासला होता है वो 0.50 मीटर का होता है। व्हाट फोर्स मस्ट बी सेकंड चाइल्ड एक्सर्ट टू कीप द डोर फ्रॉम मूविंग। अब दूसरे बच्चे को कितनी फोर्स लगानी चाहिए कि वो डोर जो है वो हिलने से रुक जाए, वो हिले नहीं। Assume friction is negligible, ये आपने फर्ज करना है कि जो रबड़ की कुव्वत है वो ना होने के बराबर है। तो दूसरे बच्चे की उस दरवाजे के ऊपर फोर्स की मिकदार मालूम करनी है ताकि पहला बच्चा जो फोर्स लगा रहा है उसको वो काउंटर कर सके और दरवाजा अपनी जगह पर रेस्ट पर ही रह सके। तो गिवन में देखिए पहला बच्चा जो फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन है, जो वो फोर्स जिधर से लगा रहा है उधर से कब्जों का जो फासला है वो D1 है 0.60 मीटर है। D2 जो दूसरे बच्चा जो कब्जों से उसका फासला है जैसे फोर्स लगा रहा है वो फासला है 0.50 मीटर, और हमने दूसरे बच्चे की फोर्स मालूम करनी है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला बच्चा जो फोर्स लगाएगा वो भी टार्क पैदा करेगा, दूसरा बच्चा जो फोर्स लगाएगा वो भी टार्क पैदा करेगा, लेकिन दरवाजे ने हिलना नहीं है, इसलिए दोनों टार्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसलिए यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जो टार्क 1 होगा वो टार्क 2 के इक्वल हो जाएगा। टार 1 है F1 मल्टीप्लाइड बाई D1, टार 2 है F2 मल्टीप्लाइड बाई D2। F2 मालूम करना है, इसको इधर ही छोड़ दिया, D2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, F1 है 20 मल्टीप्लाइड बाई D1 है 0.60, F2 है 0.50। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ खत्म हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 1 is 5, 5 4 are 20 हो जाएगा, 4 6 are 24 न्यूटन। तो दूसरा बच्चा अगर 24 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो पहले वाले बच्चे की जो फोर्स है उसको काउंटर कर देगा और दरवाजा किसी भी डायरेक्शन में हिलेगा नहीं। यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उस पर आते हैं। A construction crane lifts building material of mass 1500 किलोग्राम by moving its crane arm। एक क्रेन है, तमीराती क्रेन है, ये बिल्डिंग मटेरियल को उठाती है जिसकी मैस है 1500 किलोग्राम। कैसे उठाती है? तो अपनी जो क्रेन आर्म है उसको मूव करते हुए। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ फोर्स व्हेन मूवमेंट आर्म इज 20 मीटर। हमने मूवमेंट आर्म इसका जब 20 मीटर हो तो हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना है, यानी कि टार्क मालूम करना है कि कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। ये इसका एक हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म विच रिड्यूसेस मूवमेंट आर्म टू 12 मीटर कैलकुलेट मूवमेंट। जब क्रेन आर्म उठ जाता है ऊपर, जिसकी वजह से जो मूवमेंट आर्म है वो कम हो जाता है और 20 मीटर से कम होकर 12 मीटर रह जाता है, तो फिर इसकी कमी से अब जो नया मूवमेंट होता है, जो नया टार्क होता है वो भी हमने फाइंड करना है। तो इसके दो हिस्से हैं, एक क्रेन आर्म को लिफ्ट करने से पहले और एक क्रेन आर्म को लिफ्ट करने के बाद। पहले से मैथ है वो 1500 किलोग्राम है, डी है 20 मीटर, क्रेन आर्म की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, टार्क मालूम करना है। तो टार्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट आर्म। फोर्स यहाँ पर वेट है जो कि वो वेट उठा रही है, तो डब्ल्यू एम जी के इक्वल है मल्टीप्लाइड बाई डी। एम है 1500, जी है 9.8 और डी है 20 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइनल जो आएगा वो होगा 294,000 न्यूटन मीटर। इतना टार्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ये क्रेन आर्म को लिफ्ट कर देती है और इसका मूवमेंट आर्म कम हो जाता है, 20 मीटर से 12 मीटर रह जाता है, तो उस वक्त हमने टार्क फाइंड करना है। तो टार्क इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी होगा। डब्ल्यू है एम जी मल्टीप्लाइड बाई डी, एम की वैल्यू 1500, जी है 9.8, डी है 12, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा फाइनल 176,400 न्यूटन। तो देखें मूवमेंट आर्म कम होने से जो टार्क की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 4 के तमाम जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने इनको हल कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर से, आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली इस मेरे YouTube चैनल यानी कि साइंस टॉक को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया।